नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब हम बात करने वाले हैं स्पेशली कल एक वाक़या हुआ उसके हवाले से। और वो वाक़या कुछ ऐसा था कि कराची की एक डॉक्टर ख़ातून थी जो रास्ते में जा रही थी और जाते जाते वो गिरी और उनकी डेथ हुई। अच्छा, अब इसमें दो मामलात आए हैं। एक मामला जो है वो ये कहा जा रहा है कि उनकी जो डेथ है वो सड़क पर एक खड्डा था जिससे उन जो है आई थिंक वो बाइक में थी और उससे वो गिरी हैं और फिर उनकी हेड इंजरी हुई जिसकी वजह से वो जो है उनकी डेथ हो गई। अच्छा, दूसरी बात जो आ रही है वो आ रही है कि जी उनको स्ट्रोक हुआ था और फिर वो गिरी थी और फिर उनकी जो है वो डेथ हुई थी। अब ये क्या मामला है, इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ ज़ाहिर बात है, जब कराची में खड्डे का जिक्र आया और इतनी ज़्यादा ये बात जो है वायरल भी हो गई है, तो इस पे वैसे भी बात करना ज़रूरी है कि कराची की सड़कें जो हैं वो इस वक्त बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है, क्योंकि जो डेली के लोग बाहर जाते हैं उनको इस बात का मालूम ज़रूर है। और हम इस मौजू पर बात करने के लिए जिन मेहमानों को दावत दी है शो में, उनका मैं पहले तारुफ करवा दूं। हमारे साथ लेफ़्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं उबैद अली शाह, जो जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। और साथ ही मेरे राइट हैंड साइड पर मौजूद हैं वजीउद्दीन, जो क्राइम रिपोर्टर हैं और कराची में जो ये वाक़या हुआ इसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ज़रा आप बताएँ कि ये एक्चुअली हुआ क्या है ख़ातून के हवाले से, कि ख़ातून की डेथ जो है वो खड्डे में गिरने से हुई, मतलब, और या फिर ये है कि उनकी डेथ जो स्ट्रोक से हुई। अब आपने शुरू में जिस तरीके से बात की कि कराची की क्या सूरत हाल है, यकीनन इससे हर कोई वाकिफ़ है कि कराची की सड़कें हों या गलियाँ, वो सब जो है टूट फूट का शिकार हैं। क्योंकि इस तरीके के हादसा जब रोनुमा होते हैं तो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि इस तरीके की खबरें गर्दिश करने लगती हैं कि ऐसा हुआ। लेकिन हमारा काम है एक अपने नाजरीन को एक तस्दीक जो है ख़बर देना। ऐसा हुआ कि वो जो है अपने शौहर के साथ मॉडल कॉलोनी से गुलशन इकबाल की तरफ जा रही थी। डॉक्टर हिना उनका नाम है और वो निजी अस्पताल में डॉक्टर थी। उस दौरान जब वो गुलशन इकबाल में पहुंची है तो उनको जो है ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उसके बाद जो है वो मोटरसाइकिल से गिर गई, जिस पे जो है उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चोटें भी आई हैं। जो निजी अस्पताल के तर्जुमान हैं उनसे भी हमारी बातें, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की और ये बताया कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि खड्डे गिरने की वजह से जो है उनका एक्सीडेंट हुआ और वो जो है जहाँ बाक हो गई, इस तरह की इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन अलबत्ता अगर हम शहर की मौजूदा सूरत हाल की बात करें, इस तरीके के हादसा रोनुमा होते रहते हैं। और चाहे वो गलियों के अंदर गटर के ढक्कन नहीं होते, वहाँ पे जो है बच्चे गिर जाते हैं, या फिर आए रोज़ हम देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं, अगर हम साइड एरिया की साइड की बात करें या दीगर कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर इस तरीके की रोड हैं जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और वहाँ पर अमूमन ऐसे हादसा रोनुमा होते रहते हैं और लोग जो है ज़ख्मी होते रहते हैं। ज़ख्मी, बिल्कुल ये वाली बात है। अच्छा, मैं आपको जब शुरू में इंट्रो में एक बात भी मैं कर रही थी कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको प्रॉब्लम क्या होती है, तो हीमोटोमा जो है वो बेसिकली ये होता है, ये किस तरह हो जाता है कि आपका गिरने से ब्लड जो है वेसल्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाती हैं, ब्लड क्लॉग्ड हो जाता है और उसके बाद फिर वो जो है आपके किसी भी ऐसे ऑर्गन में, जिस तरह ब्रेन की बात होती है तो ब्रेन में हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग की वजह से जो है वो डेथ वाक़ हो जाती है। कुछ लोग बच भी जाते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इसके बचने के। अच्छा जी, हम जो है अब आगे बात करेंगे उबैद अली शाह से भी। उबैद, जाते हैं सड़कों में, क्या हालत होती है ज़हनी? देखिए, बात ये, मैं पहले तो ये तबसरा करूँगा, कमेंट करूँगा कि डॉक्टर साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हाथ बुलंद फरमाए। उनकी डेथ की जो रीज़न है वो मेडिकल कंडीशन की वजह से, सड़क के खड्डों की वजह से नहीं है। लेकिन इसकी वजह से सड़क के खड्डों पे कोई बात हुई, ये मामला हाईलाइट हुआ, हाईलाइट हो गया इसकी वजह से। और ये लोगों ने डिस्कस किया कि कराची की सड़कों का क्या हाल है। और जो जिंदा है वो भी तकरीबन मरे हुए हैं जब उन्हें सफ़र करना पड़ता है कराची की सड़कों पे। मैं 2-3 साल पहले श्रीलंका गया था तो मैं ये बात बहुत शिद्दत से महसूस करता था। दुबई या सिंगापुर या बैंकॉक नहीं, लेकिन श्रीलंका में ये महसूस करता था कि गरीब मुल्क है और वहाँ रिक्शे चलते हैं, टुक टुक बोलते हैं रिक्शों को, लेकिन किसी सड़क पे मैंने कोई तजावुज़ात नहीं देखे, साफ़ सुथरी सड़कें देखी और किसी फुटपाथ पर किसी दुकान वाले को कुछ रखे हुए नहीं देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा इसका मतलब नहीं, तजावुज़ात नहीं है। अच्छा। आपकी यहाँ सड़क तो बह गई और सड़क के दोनों तरफ आधी सड़क तक तो कुर्सियां रखी होती हैं होटल वाले ने, और फुटपाथ पे गन्ने की मशीन होती है, पान का केबिन होता है,
नारियल बिक रहे होते हैं, फुटपाथ पे तो पैदल चलने की जगह नहीं होती, रोड पर चल सके तो चल सके कोई। किसी को ये होश नहीं है, ये एहसास नहीं है कि सड़कें अपनी बाजियाब करा ले, फुटपाथ अपनी बाजियाब करा ले। अब मेयर कराची साहब देखें आप, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ बनाते फिर रहे हैं। बड़े कराची से उनको मोहब्बत है, वो आई लव कराची लिखवा देते हैं हर जगह, बड़ा बड़ा सा 4-5 जगह उन्होंने लिखवा दिया। एक उन्होंने ओपन सिनेमा बनाया ओपन एयर सी व्यू पे, एक उन्होंने जंप शुरू किया सफारी पार्क में, कराची के जू को बड़ा अच्छा किया। कराची की सड़क से वो गाफिल है, जिस रास्ते से गुजर कर लोगों ने इन फैसिलिटीज तक आना है उस रास्ते से उनका कोई कंसर्न मतलब वो जू तक जाने तक खुद जानवर इंसान बन जाए इस वक्त तक। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा तबसरा किया आपने। हकीकी हालत यही है कि इन सड़कों पे हम सफ़र करते हैं, दिल इतना कुड़ता है, खून इतना जलता है कि ना सड़क मौजूद है, आधी सड़क तो ख़त्म हो चुकी है जी, और बाकी जो फुटपाथ है वो भी गायब हो चुकी है। पता नहीं कहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग आए, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पे कोई कारोबार शुरू कर देता है। और कोई पूछने वाला नहीं। हाँ। एक सड़क से मुड़ा तो आधी सड़क पर तरबूज पड़े हुए थे, तो मेरा दिल तो चाहा कि काश में रोक के उससे पूछने का कोई इख्तियार होता कि भाई ये आधी सड़क पे तरबूज रख के बेच रहे हो, तुम्हें कोई कारोबार करने का सड़क पे लाइसेंस किसने दिया? आप हसन स्क्वायर चले जाएं, आधी सड़क पे बकरे खड़े होते हैं, कोई पूछता नहीं है भाई आप सड़क पे खड़े होकर कैसे कारोबार कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात बताऊं आपको, ये एक वो कहते हैं एक बात हो जाती है इसमें, लोग कहते हैं जी गरीब है, गरीब के कहते हैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। मैं एक दफ़ा गई, एक सदर का आगे का एरिया है, तो वहाँ पर एक खातून ने ना पूरा बिछाया हुआ था अपना बैग्स और चीज़ें। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने उस खातून को बोला, मैंने कहा भाई तुम ये हटाओ, यहाँ से मेरी पार्किंग की जगह है, ये मतलब मैं अगर टैक्स पे कर रही हूँ तो ये मेरी पार्किंग की जगह है। खातून ने जो है कहा कि नहीं हटाऊंगी। मैंने उसके बैग्स उठाए, साइड पर की, अपनी गाड़ी पार्क की। इतनी देर में ना उससे रोला डाल दिया और लोगों को इकट्ठा कर दिया कि लोग आ गए वहाँ पर, और वो मुझे बाकायदा ठेके होते हैं। सुने तो सही, लोगों ने मुझे जो है फिर अक्यूज करना चाहिए गरीब औरत। तो मैंने कहा फिर मैं किस बात का टैक्स पे कर रही हूँ अगर वो आपने गरीब को देखना है। व्हाट आई डिड, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने उसी वक्त, खैर वो लोग मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द, मतलब बदतमीजी की इंतहा आप देखें। खैर मैंने पुलिस को कॉल किया, 15 पे कॉल किया, फौरी तौर से आके, क्यों मैं इसको कहूँ, फौरी आई, उनको भगाया, सब वहाँ से ठेले हटाए। और उसके बाद कहा कि मैंने कहा सब ठेले हटेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा फिर मैं आपको पूछूंगी, क्योंकि मेरा भी हक है पुलिस को पूछने का। लेकिन आपके सामने हटा दी वो 50-50 मैं वही रुपए देते रही, वो उन्हें हटा तो दिया ये वाली चीज़, ठीक है। बट मैं कहती हूँ जो लोग हैं वो इस पर क्यों नहीं एतराज़ करते। लोगों का, आपने आज एतराज़ किया, मैंने एतराज़ किया, ये एतराज़ करेंगे, हमें भी तो एतराज़ करने की ज़रूरत है ना। देखें, सिंध हुकूमत जो है जब से ये 18वीं तरमीम आई और सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार हो गई तकरीबन तमाम मामलात में, तो 1000 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू हासिल होने लगा। लेकिन आप देख लीजिए कि 16 साल हो गए, ये अभी तक ऐसा कोई निज़ाम नहीं दे सके। फिर इस बात पे क्यों ये कहते रहते हैं कि जी हमारे पास तो इतना पैसा नहीं आता जितना जो है हमारे यहाँ पे खर्चे हैं। सिर्फ वज़ीर आला हाउस का अपना इस साल का खर्चा 43 अरब रुपए, 43 बिलियन है, और कराची को, पूरे कराची को 36 बिलियन डॉलर का बजट दिया गया, जबकि कराची पूरे सूबे का 2/3 पॉपुलेशन के हिसाब से है, यानी 1/3 भी अगर गिन लें तो 1/3 के हिसाब से बजट को आप कंपैरेटिवली देखें, कराची 60% रेवेन्यू इस मुल्क को देता है, 25% GDP का शेयर है कराची का। आई हैव क्वेश्चन, आप दोनों से सवाल है मेरा कि हम एक गरीब मुल्क है या नहीं है, पहले आप बताएं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, गरीब न कहें, गरीब तरीन अब तो हो गया। तो ये इतने बड़े बड़े महलात, बेशक वो वजीर आजम हाउस हो, वजीर आला हाउस हो, मैंने बाहर के मुल्कों में भी देखा है, वहाँ पर तो बिल्कुल 2 कमरों के वो रूम्स बने हुए होते हैं। वहाँ पर कोई इतने बड़े बड़े महलात की तरह ये नहीं होते। ये तो डाउनिंग स्ट्रीट को देखे ना, 2 कमरों का फ्लैट होता है। हाँ, मतलब वो तो 2 कमरों से ज्यादा ऑफिस नहीं होता, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर वर्कर्स एक्चुअली, वो तो हमारे लिए काम करने वाले हैं, तो वो अवाम के लिए काम करने वाले हैं, तो उनको इतने महलात क्यों दिए जाते हैं? आपसे भी सवाल है, इनसे भी पूछ लेते हैं पहले। हाँ, बिल्कुल पूछें। देखिए, इस तरीके के हमने बहुत से इंसिडेंट देखे, सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि पंजाब में भी, और बिल्कुल हमारे मुल्क का यही अलमिया है कि इतने बड़े बड़े हम देखते हैं कि हाउसेस बना दिए जाते हैं
اور اگر ہم گورنر ہاؤس کی بات کریں, CM ہاؤس کی بات کریں, یقیناً وہاں پہ مختلف شعبہ جات کے دفتر بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ بھی یہ سوال کرتی ہے کہ اتنا زیادہ بجٹ جو ہے جاری ہوتا ہے ان ہاؤسز کے لیے, بالکل, تو سارے جو ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہیں وہ ہماری سڑکوں پر کیوں نہیں لگتے. سڑکوں کی بات کی تھی آپ نے بھی, اور آپ نے یہ جو ابھی واقعہ بتایا جو صدر کے حدود میں ہوا, وہاں پہ جو ایک مافیا ہے بہت بڑا, تو کچھ عرصے پہلے وہاں پہ ایسا بھی سین بھی ہوا جب وہاں پہ ٹریفک پولیس نے وہاں سے ان ٹھیلے والوں کو ہٹانے کی کوشش کی, تو اس جو مافیا اس نے جو ہے ٹریفک پولیس والے افسر کو معطل کروا دیا. اس سے بڑی آپ بات کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا اسٹرانگ مافیا ہمارے شہر میں جس نے قبضہ کر رکھا ہے, اور شہر کی سڑکیں صرف صدر کے علاقہ نہیں ہے, ایسی شہر کی تمام سڑکیں جہاں پر انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اور وہاں سے جو ہے چاہے وہ پولیس ہو یا دیگر ادارے ہوں وہ جو مبینہ طور پر بھتہ بھی لیتے ہیں. اچھا اوکے, اور آپ کیا کہیں گے اس والے سے؟ میں عرض کروں, ہمارے ایک دوست, میں نام تو نہیں لیتا ان کا, ہمارے ایک دوست لگ گئے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ KMC. تو ایک دن میں ملنے گیا تو میں نے ان کو کہا, چائے وائے منگائی انہوں نے, میں نے کہا یار آپ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ لگ گئے تو کوئی اسکیم بنائیں, کوئی پلان بنائیں. میں بڑا کڑتا ہوں, میں گھر سے نکلتا ہوں نا, کہیں جاتا ہوں ادھر ادھر تو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ فٹ پاتھ سڑکیں دیکھ کے. چل نہیں سکتے, حقوق ہی نہیں, واکنگ کرنے والوں کے حقوق ختم کر دیے ہیں. تو میں نے کہا کوئی پیدل چلنے والوں کے کوئی ایسا فارمولا بنائیں کہ یہ اسکیم بنائیں, یہ ریکوری آف فٹ پاتھ کی کراچی میں. فٹ پاتھ جو ہے نا وہ ان کو بازیاب کرایا جائے, ڈھونڈا جائے. تو کہنے لگے ہنس کے, ارے میں نے تو پرپوزل بنا کے دیا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کو, اور 25 کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی ان فٹ پاتھوں سے اگر ان سے پیسے لیے جائیں. میں نے اپنا سر پیٹ لیا, میں نے کہا اس میں بھی آپ پیسے کمانے کے چکر میں ہیں کہ یہ فٹ پاتھیں ریگولرائز کر کے ان کو دے دی جائیں اور ان سے پیسے لیے جائیں. میں نے کہا خدا کا خوف کریں, یہ میں فٹ پاتھ بازیاب کرانے کی بات کر رہا ہوں بھائی. اچھا, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگر عوام اپنے حقوق استعمال کر لینا, اور اگر وہ ایک دن محتسب سے مل کر یا وہ اپنا جو ہے اپنے ایک دفعہ کیس ڈال دیں گے نا, اگر شہر کا کوئی ایک کنٹرول ہی نہیں, کوئی بھی ایک عوام کا گروہ مل کر کیس جس دن ڈال دیا نا, اس دن یہ بھی کہ ہمارے جو ہے یہ فٹ پاتھ کو وہ کرنے کے لیے پیسے سے کمائے جائے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہی کہتی ہوں اس وقت عوام کو سٹیپ اٹھانا پڑے گا اور اپنے لیے وہ کیسز ڈالیں مل کر کہ یہاں پر یہ گڑبڑ ہے, وہاں پر یہ گڑبڑ ہے. جیسے وہ ڈالیں گے نا کیسز, اس کے اوپر بڑا پریشر آ جاتا ہے پھر گورنمنٹ کے اوپر. لیکن جیسے وجی نے یہ پریشر گروپس جو کہتے ہیں نا, یہ گروپ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون سے پریشر گروپس یہاں پہ بن رہے ہوتے ہیں. یہ مافیاز ہیں. ہاں, یہاں آپ صبح 7 بجے نکلیں, سڑکیں سنسان ہوں گی, بھکاری ڈیوٹی پہ ہوگا, سگنل پہ کھڑا ہوگا, ایک مائی کھڑی ہوگی. ان بھکاریوں نے ہمارے ساتھ ابھی کیا کہ آپ یہ دیکھیں نا دبئی میں جو سین ہوا ہے, کیا ہوا ہے, یہی ہوا ہے نا کہ وہاں پہ بھکاری گئے ہیں جا کر, اتنا کمایا انہوں نے یہاں سے کہ وہاں جا کر بھی. ابھی آپ لوگ مافیا کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً ابھی ہم سب سڑکوں پہ دیکھتے ہیں ایک گولڈن مین گروپ آیا ہوا ہے, اور ان کے پیچھے بھی جو یہ سارا مافیا جو ان کو ٹھیکیدار ہے, جو ان کو ملتان سے یہاں پر لا کر رکھ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بے شک کراچی کے پوش ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایکسس زیادہ ہے, پبلک سے ہمیں جو اماؤنٹ اچھا مل جائے گا, تو وہاں پر وہ ان کو اسٹیبل کر رہے ہیں. اور وہاں سے جو بنا کے کھڑا کرتے ہیں, باقاعدہ پک اینڈ ڈراپ کا پیکیج ہے اس میں, گھر سے لاتا ہے ٹھیکیدار, ڈراپ کرواتا ہے, شام کو لے کے جاتا ہے, 2 ٹائم کا کھانا اس میں انکلوڈیڈ ہے, جو آمدنی ہوگی اس میں سے ایک شیئر انکلوڈیڈ, پیکیج ہے باقاعدہ. آپ کو 7 بجے بھی مائی مل جائے گی, سگنل پہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑی ہے مانگنے کے لیے اللہ کے نام پہ, آپ کہیں گے یار ابھی دنیا نکلی نہیں ہے, شہر سو رہا ہے, تم یہاں ڈیوٹی پہ کھڑے ہو. اچھا, یہ جو اسٹیچوز ہے یہ لندن وغیرہ میں ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں, لیکن وہ کیا ہوتا ہے, وہ واکنگ سٹریٹس پر کھڑے ہوتے ہیں, سڑکوں پر نہیں ہوتے. وہ واکنگ سٹریٹس وہاں پر بنی ہوئی ہے, جس طرح کا آپ کے جو ہے رستے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ تو بہت کشادہ اور خوبصورت رستے بنے ہوئے ہیں, وہاں یہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صرف کھڑے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ان کے وہ ایک پاٹ سا رکھا ہوتا ہے, اسی میں جس سے ڈالے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. میرے گھر سے نکلتے ہوئے ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے, 2 کھڑے ہوتے ہیں, میں دیکھ کے اتنا دکھ کرتا ہوں کہ ان کو بھائی پڑھاؤ لکھاؤ, اور بچے تو الاؤ بھی نہیں ہے باہر کے ملک میں, اسکول بھیجو, ان کو تعلیم دو, تربیت کا بندوبست کرو, ان کو یہاں کمانے کے لیے اسٹیچو بنا کے کھڑا کر دیا. بچے جہاں پر ہوں, چاہے وہ بھیک مانگ رہے ہو, چاہے وہ کام کر رہے ہو, چاہے وہ اسٹیچو بنے ہو, 1 روپیہ نہیں ان کو ہم دیں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چھوٹی سی بات بڑھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں شنگھائی ہمارا کمپیریٹیولی نیئر ریجن کا شہر ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. اس کی بلدیہ کا سالانہ بجٹ ہے 22,000 ارب روپیہ, $78 بلین, ٹھیک ہے نا, 560 بلین یوان. ہمارا بجٹ پتہ ہے کتنا ہے بلدیہ کا؟ 50 ارب روپے. وہ بھی سالانہ بجٹ جو ہے 50 ارب اور 22,000 ارب. آپ کراچی تیسرا سب سے بڑا شہر ہے, وہ پہلا شہر ہے, پہلے سے تیسرے تک آتے آتے 22,000 ارب 50 ارب رہ جاتے ہیں. تو یہ سندھ حکومت کو شرم کا مقام نہیں, افسوس کا مقام نہیں ہے. یہاں جو پراپرٹی ٹیکس ہے
वो एक्साइज एंड टैक्सेशन को दिया हुआ है, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है वो बल्दिया के पास होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करे। कंटोनमेंट बोर्ड्स में 100% रिकवरी है प्रॉपर्टी टैक्स की। एक ही शहर में एक इलाके का कंट्रोल एक इदारे के पास है, दूसरे इलाके का कंट्रोल दूसरे इदारे के पास है। कोई सोचने वाला नहीं है कि एक कंट्रोल एंड एक कमांड कायम की जाए। अब इस पे इतनी बड़ी बहस हो सकती है, इतनी ज़्यादा इस पे जो है बातें हो सकती हैं, इतना कुछ हम आवाम को आगाही दे सकते हैं। 2-3 घंटे करें प्रोग्राम, लेकिन हाँ, ये तो 3 घंटे तो चले गए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।